काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 14। हालांकि उनकी उम्मीदों के विपरीत केल ने एक स्थिर भाव के साथ अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। उसने अपने अभी भी थोड़े नमलाल बालों को पीछे धकेला और तीनों मेहमानों के सामने बैठ गया। बोलना शुरू करने से पहले उन्होंने डिप्टी बटलर हैंस द्वारा दी गई चाय का एक घूंट लिया। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। केल ने चोई हान की ओर देखा, जिसके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया था, और शर्मीले लॉक की ओर तथा रोजलिन की ओर देखने से पहले उनका अभिवादन किया। महाराज, राजकुमारी रोजलिन, बहुत समय हो गया है। रोजलिन मुस्कुराने लगी और उसने ताजगी भरे अंदाज में जवाब दिया। अब आप मुझे राजकुमारी नहीं कह सकते। मुझे शाही परिवार से निकाल दिया गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ऐसा है? हाँ, मुझे पारिवारिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अब मेरा कोई पारिवारिक नाम नहीं है। केल ने रोसेलिन से मुंह फेर लिया, जिसने बहुत खुश होकर जवाब दिया। फिर उसने सहजता से आगे कहा, मुझे लगता है कि मैं अब भी तुम्हें मिस रोजलिन ही कह सकता हूँ। रोजलिन की लाल पुतलियां केल पर केंद्रित थीं। हालांकि वह वही थी जिसने सिंहासन पर अपना दावा छोड़ने का फैसला किया था, बजाय इसके कि उसे खारिज कर दिया जाए। फिर भी लोग इन दिनों उसके प्रति दया की नजर से देखते थे। केल को अपने आसपास इतना सामान्य व्यवहार करते देखकर वह शांत मन से प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो गई। हाँ, पहले की तरह आप भविष्य में भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते रह सकते हैं। वह देख सकती थी कि केल उसकी ओर देखे बिना ही सिर हिला रहा था, और उसने सोचा कि चोई हान के साथ वापस आने का निर्णय लेकर उसने सचमुच सही काम किया। केल ने रोजलिन की मुस्कान नहीं देखी, क्योंकि वह चोई हान और लॉक की ओर देखने के लिए मुड़ा था। चोई हान सीधा बैठा था, लेकिन काफी खुश लग रहा था। ऐसा लगता है कि वह और भी अच्छा आदमी बन गया है। चोई हान की पुतलियां इतनी साफ थी कि वह एक बहुत अच्छा इंसान लग रहा था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उसने न्याय का नायक बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। केल ने उस अच्छे आदमी की छवि से मुंह मोड़ लिया जो उसके साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाती थी, और इसके बजाय लॉक की ओर देखा। लॉक चोई हान से अलग था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कहने के लिए कुछ है, लेकिन वह कहने में बहुत शर्मिला था, और इसलिए वह बस अपनी उंगलियां हिलाता हुआ बैठा रह सकता था। कैल निम, क्या उसे पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। चोई हान ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसे कैले निम कहकर पुकारा था। क्या मुझे ब्रेक किंगडम में जो हुआ उसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए? रोजलिन ने अचानक चौंककर चोई हान की ओर देखा। हालांकि चोई हान ने उसकी ओर नहीं देखा और केवल केल की ओर देखा। हालांकि केल, जो लॉक को देख रहा था, ने अपना सिर हिला दिया। कोई जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जानने की जरूरत है कि तुमने अपने दोस्त के लिए क्या किया। रोजलिन ने देखा कि केल की बातें सुनकर चोई हान शांति से मुस्कुरा रहा था। फिर उसने बोलना शुरू किया। हाँ, ये सच है, लेकिन अगर आपको किसी चीज के बारे में जानने की उत्सुकता है तो कृपया मुझे बताएं। मैं तुरंत आपको इसकी सूचना दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। केल को लगा कि अगर उसे इस बारे में पता चला तो उसे सिरदर्द हो जाएगा। वह ये नहीं जानना चाहता था कि वे इतने कम समय में ब्रेक किंगडम में इतना हंगामा कैसे मचा पाए, साथ ही रोजलिन ने सिंहासन पर अपना दावा कैसे छोड़ दिया। ताला। इसके बजाय उसने लॉक को आवाज दी। हाँ, लॉक, जो अब चोई हान से लंबा हो गया था, अभी भी थोड़ा अजीब था। केल को पता था कि लॉक अभी इतना बेचैन क्यों था। हंस ने बताया था कि चोई हान का समूह 1 घंटे पहले ही आ गया था। हालांकि चोई हान और रोजलिन के यहाँ आने के बाद शायद उनके पास करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन ये स्पष्ट था कि लॉक इस विदेशी जगह पर क्या सोच रहा था। केल ने लॉक के भ्रमित चेहरे की ओर देखा और बोलना शुरू किया। तुम्हारे भाई बहन अभी कहीं और हैं। लॉक का भाव बदल गया। कहाँ? क्या वे सब वहाँ हैं? केल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। हैरिस विलेज। चोई हान, जो कैल को देख रहा था, उन शब्दों को सुनकर सख्त हो गया। हालांकि कैल ने गर्म चाय की चुस्की लेने के लिए ब्रेक लेने से पहले उसकी तरफ देखा तक नहीं। जब वह ऐसा कर रहा था तो किसी और ने बीच में बोल दिया। वह डिप्टी बटलर हंस था। हम वर्तमान में हैरिस गांव का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। ये पहाड़ के बगल में एक छोटा लेकिन खूबसूरत गांव हुआ करता था। कुछ समय पहले कुछ बुरा हुआ था जिसके कारण ये जलकर खाक हो गया। पहाड़, छोटा लेकिन खूबसूरत गांव और एक बड़ी आग के कारण पुनर्निर्माण। ये शब्द सुनते ही लॉक के दिमाग में एक ही छवि उभर आई। यह उसके गृहनगर की छवि थी जो पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। हम एक उचित कब्रिस्तान का भी निर्माण कर रहे हैं। चोई हान ने हंस की ओर देखा, जबकि हंस ने केल की ओर देखा और बोलना जारी रखा। युवा मास्टर उस हिस्से को लेकर अड़े हुए थे। क्लिक करें। केल ने चाय का प्याला वापस मेज पर रख दिया और उसने आवाज की। फिर वह भौहें सिकोड़कर जवाब देने लगा। मैं इस पर अड़ा नहीं था, लेकिन क्या ये पहली बात नहीं थी जो तुमने काउंट निम से हमारे हेनिट्यूज क्षेत्र से संबंधित किसी चीज के बारे में पूछी थी? ये पहली बार था जब मैंने तुम्हें हमारे क्षेत्र के प्रशासन में दिलचस्पी लेते देखा, युवा मास्टर निम। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। केल ने हंस की ओर हाथ हिलाया और हंस ने तुरंत चुप हो गया। हालांकि वह बेचैन लग रहा था, जैसे उसे अभी भी बहुत कुछ कहना है। केल ने इसे अनदेखा किया और लॉक की ओर देखा, जो गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। ताला। हाँ, अपने भाई बहनों को देखो और उस जमीन को देखो जिस पर वे अभी रह रहे हैं। फिर केल ने पलट कर देखा। लॉक उसे घूर रहा था, लेकिन उसे पता था कि लॉक समझ जाएगा क्योंकि वह एक होशियार बच्चा था। फिर उसने अभी भी सख्त चोई हान को आवाज लगाई। चोई हान हमेशा की तरह चुपचाप कैल को देख रहा था। ब्रेक किंगडम में बहुत सी चीजें घटित हुई थीं। उसने घर लौटने के लिए जल्दी से सब कुछ निपटा लिया था। वह अपने कानों में कैल की आवाज गूंजती हुई सुन सकता था। आप भी जाकर प्रणाम कहिए। आपके छोटे भाई लॉक को रास्ता नहीं पता, इसलिए आप उसे रास्ता बता सकते हैं। सादर। उसे यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि यह किसको संबोधित किया जाना चाहिए। चोई हान ने अपनी मुट्ठियां खोलने से पहले उन्हें हल्के से भींचा। उसे अपने अंदर उमड़ती भावनाओं को शांत करना था। हैरिस गांव, जो जलकर राख हो गया था, वह गांव अब अलग होगा। केल ने उन तीनों से एक अंतिम बात कही। अब आप जा सकती हैं, मिस रोजलिन। अब आपका जाना ठीक रहेगा। इन तीनों से पहली बार निपटने के बाद कैल थक गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि पिछले 3 हफ्तों से उसका शहद जैसा ब्रेक हवा में ही गायब हो गया था। लॉक और रोजलिन धीरे धीरे हंस के पीछे पीछे कैल के स्टडी रूम से बाहर निकल गए। चोई हान ने उन सभी के चले जाने तक इंतजार किया और अंततः उठ खड़ा हुआ।
केल ने फिर उसने सिर झुकाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चोई हान ने अपना सिर ऊपर उठाया और हंसने लगा, क्योंकि वह देख सकता था कि केल के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, जिससे ये भी प्रतीत हो रहा था कि वह परेशान था। मुझे ऐसे धन्यवाद की जरूरत नहीं है, बस बाहर निकल जाओ। चोई हान ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और वह दरवाजे की ओर बढ़ गया। केल, जिसने चोई हान को देखते हुए अपना चाय का प्याला फिर से उठाया था, उसने सुना कि चोई हान दरवाजे की कुंडी हाथ में लेकर रुक गया और बोलना शुरू कर दिया। मैंने मिस्टर हंस से सुना है कि आप विपर किंगडम जा रहे हैं। हाँ, केल ने बस एक संक्षिप्त जवाब दिया। तुम गांव से वापस आते ही हम तुरंत चले जाएंगे, इसलिए अपना बैग पैक कर लो। जी श्रीमान। चोई हान के चेहरे पर एक ताज़ा मुस्कान थी। हालांकि जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी घुमाई, वह मुस्कान तुरंत गायब हो गई। क्लिक करें। दरवाजा खुलते ही चोई हान ने बोलना जारी रखा। उसका नाम बॉब था। आप बॉब के बारे में कैसे जानते हैं? टूनका के उपनाम बॉब के बारे में उसे काफी समय हो गया था। क्या हंस ने उसे टूनका के बारे में बताया? केल ने उत्सुकता से चोई हान की ओर देखा, लेकिन वह केवल चोई हान की पीठ ही देख पाया, क्योंकि वह दरवाजे पर खड़ा था। चोई हान की अनोखी शांत और ईमानदार आवाज लगातार बह रही थी। मिस्टर बीकरॉक्स ने मुझे बताया कि उन्होंने आपको लगभग चोट पहुंचा ही दी थी। बीकरॉक्स ने ऐसा कुछ क्यों कहा? केल ने घटना को याद किया और जवाब दिया। चोट लगी? मुझे चोट नहीं लगी, मुझ पर बस पानी और पत्थर की धूल गिर गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझता हूँ। चोई हान ने अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते समय कुछ और नहीं कहा। केल ने हंस को चोई हान के साथ रास्ता पार करते और वापस अंदर आते देखा। चोई हान से नजरें मिलाने के बाद हंस एक पल के लिए रुक गया और वहीं बेसुध खड़ा रहा। यह क्या है? ओह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हंस ने केल के सवाल पर घबराहट में अपने हाथ हिलाए और अध्ययन कक्ष में आने से पहले पीछे मुड़कर चोई हान की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। युवा मास्टर निम। क्या? केल ने हंस के चेहरे पर पूरी तरह से पीलापन देखा। क्या तुम्हारा चोई हान निम से झगड़ा हुआ था? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बेशक तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। केल ने अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हंस को घूरा, लेकिन फिर भी उसने वही कहा जो उसे कहना था। उसे अभी भी आदेश देना था। हम लगभग 10 दिनों में निकलेंगे, इसलिए सब कुछ तैयार कर लो। हाँ, मैं समझता हूँ। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। केल अचानक ऊर्जावान हुए हंस को घूरता रहा, लेकिन हंस जल्दी ही अध्ययन कक्ष से बाहर चला गया। केल, जो अब अध्ययन कक्ष में अकेला रह गया था, कैलेंडर की ओर देखने लगा। जादुई मीनार का अंतिम संरक्षक जो अपना पद त्याग कर भाग गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह मेरा पहली बार किसी बौने को देखने का अनुभव होगा। पूरी तरह से बरकरार मैजिक टॉवर खरीदने के लिए उसे उस बौने से मिलना था जिसके परिवार ने पीढ़ियों से मैजिक टॉवर की रक्षा की थी। केल मुस्कुराने लगा। वह बौना कोई साधारण बौना नहीं था, एक मिश्रित रक्त वाला बौना जो आधा चूहा जानवर जैसा व्यक्ति है। मुलर, वह छोटा व्यक्ति जिसकी द बर्थ ऑफ ए हीरो में सबसे खराब और घटिया मौत हुई थी। वह बौने जितना छोटा था और चूहे लोगों की अनोखी प्रकृति के कारण बिना किसी मांसपेशियों के कमजोर दिखता था। वह वास्तव में एक छोटा व्यक्ति था। कै स्टडी रूम से बाहर निकलकर बेडरूम में चला गया। वह सोच रहा था कि भागे हुए चूहे को कैसे पकड़ा जाए, जबकि वह ब्लैक ड्रैगन ऑन और हॉर्न की ओर बढ़ रहा था, जो शायद अभी बेडरूम में खेल रहे थे। 10 दिन, ये बहुत जल्दी बीत जाएगा। तारांकन तारांकन तारांकन। और जैसा कि केल ने उम्मीद की थी, एक हफ्ता जल्दी ही बीत गया। वह अपने सोफे पर वैसे ही बैठा था जैसे वह एक सप्ताह पहले बैठा था, सोफे की पीठ पर गहरी झुकी हुई। सांस। केल ने अपनी आह नहीं छिपाई और वह वहीं बैठा रहा। चोई हान और लॉक, जो ठीक एक सप्ताह पहले रोजलिन को यहीं छोड़कर चले गए थे, वापस आ गए थे। हालांकि वे अकेले वापस नहीं आए। युवा मास्टर निम, वाइस कैप्टन हिल्समैन उनके साथ वापस आया, लेकिन उसका रूप अजीब था। वाइस कैप्टन, जो आमतौर पर अपनी स्थिति के अनुसार कपड़े पहनता था, उसने घिसा पिटा चमड़े का कवच पहना हुआ था और उसके चेहरे पर बहुत सारी चोटें थीं। मैंने उनसे हैरिस विलेज के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। ऐसा महसूस हुआ कि उप कप्तान ने केल के आदेश के अतिरिक्त भी कुछ काम किया था। मैं वापस आ गया हूँ, युवा स्वामी। उसे कारण नहीं पता था, लेकिन केल ने फिर भी हिल्समैन को नजरअंदाज किया, जो प्रशंसा से बात कर रहा था। हालांकि वह अकेला नहीं था जो चोई हान और लॉक के साथ वापस आया था। युवा मास्टर निम, हम आपसे मिलना चाहते थे। युवा मास्टर केल निम, हम भी यहाँ हैं। नमस्ते युवा मास्टर केल, क्या आप ठीक हैं? केल को 10 बच्चों की बातें एक साथ सुनाई दे रही थीं। मेस और दूसरे वुल्फ बच्चे मासूमियत से केल को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हालांकि उनके आसपास का माहौल बहुत अलग था। बच्चों के शरीर पर कई जगहों पर पट्टियां बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि हैरिस विलेज में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी केल को उम्मीद नहीं थी। हम लॉक यून के साथ आए क्योंकि आपने कभी नहीं बताया कि हमें कब वापस आना चाहिए। मैस ने उन सभी के लिए उत्तर दिया। केल ने अपनी आह रोक ली। तुम्हें यह न बताना कि कब आना है, ये कहने का मेरा तरीका था कि तुम वापस मत आना। केल पहले से ही यहाँ मौजूद बच्चों को वापस जाने के लिए नहीं कह सकता था, इसलिए उसने बस अपना सिर हिलाया और चोई हान और लॉक की ओर देखने लगा। उसने उन दोनों को आदेश दिया, अपना बैग पैक करो, हम 2 दिन में निकलेंगे। हालांकि कहीं और से प्रतिक्रिया आई। जी श्रीमान। कुल 11 लोग, उप कप्तान और वुल्फ बच्चों ने सभी ने जोश से जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे केल एक शूरवीर ब्रिगेड को देख रहा था जो लंबे समय से प्रशिक्षण ले रही थी। चोई हान और लॉक ने संतुष्टि के साथ उनकी ओर देखा। यह विशेष रूप से चोई हान के लिए सच था, जो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वह अपने छात्रों को देख रहा हो। केल का चेहरा अजीब हो गया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। यह अजीब अनुभूति तब तक जारी रही जब तक केल खाने की मेज पर नहीं आ गया। उसने बस एक वाक्य कहा, मैं थोड़ी देर के लिए विपर किंगडम का दौरा करूंगा। खनक। उसकी सबसे छोटी बहन 7 वर्षीय लिली के हाथ में चम्मच जमीन पर गिर गया। शोर सुनकर केल ने लिली की ओर देखा तो पाया कि लिली का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होठों के कोने कांप रहे थे। मेरे शिक्षक ने कहा। लिली ने चम्मच उठाने के बारे में सोचा भी नहीं और वह बड़बड़ाती रही। विपर किंगडम अभी बहुत डरावना है और हर दिन लोग मरते हैं। रईसों को छिपना पड़ता है और स्वादिष्ट खाना खाना भी मुश्किल है। आप चैन से सो भी नहीं सकते। मेरे शिक्षक ने यही कहा था। जैसे जैसे वह बोलती गई, उसकी भावनाएं और भी प्रबल होती गईं। फिर उसने केल की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी।
आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है। काउंट डेरूथ ने लिली की बात बीच में ही रोक दी और सख्ती से जवाब दिया। केल ने उलझन में डेरूथ की ओर देखा। क्राउन प्रिंस ने विपर किंगडम की यात्रा के दौरान सहायता का वादा किया था ताकि वह सुरक्षित और चुपके से वहां पहुंच सके। हम तुम्हारे परिवार को बता देंगे कि तुम मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो। उन्हें जादूगरों या मैजिक टॉवर या ऐसी किसी भी चीज के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है ना? बेशक, रहस्य सबसे अच्छे होते हैं। मैं भी सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरी यात्राओं के बारे में मेरे परिवार और उर्वरक क्षेत्र के स्वामी को पता चले। स्वाभाविक है, मैं ये सब तैयार रखूंगा। इसके बाद क्राउन प्रिंस एल्बेरू ने तुरंत काउंट डेरूथ को बताया कि यह एक गुप्त मिशन था जो उन्होंने कैले को सौंपा था। पिताजी, यह महामहिम युवराज का आदेश है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छे स्वभाव वाले और औसत दर्जे के दिखने वाले काउंट डेरूथ का चेहरा बहुत ही सिकुड़ा हुआ था। केल ने बेसन की ओर देखा जो समय की तरह अकड़ गया था, और फिर एकमात्र व्यक्ति जो शांत दिख रहा था, वायलन की ओर देखा। एक बार जब उनकी नजरें एक दूसरे से मिली तो उसने सहजता से पूछा, क्या यह आपका अपना निर्णय है? हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। केल, हाँ। वायलन ने अपना चम्मच नीचे रख दिया और बोलना जारी रखा। तुम्हें पता है कि वहाँ खतरा है? हाँ। केल ने हल्के से सहमति जताई। हालांकि चोइहान, ब्लैक ड्रैगन, रोजलिन और लॉक के साथ यह ठीक रहेगा। यहाँ तक कि हिल्समैन और 10 वुल्फ चिल्ड्रन भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए जोश से कह रहे थे, इसलिए उसे नहीं लगा कि वह किसी भी तरह के खतरे में होगा। केल, बस एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में चिंतित रहता हूँ मेरे बेटे। हम सभी तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं। हालांकि वायलन की निगाहें अचानक तेज हो गईं। हमें इस राज्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अहम पत्नी, हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए राज्य की सुरक्षा की आवश्यकता है। डेरूथ ने भौहें सिकोड़ना बंद कर दिया और नकली खांसी निकाली। हालांकि वायलन ने इसे अनदेखा किया और कैल से पूछना जारी रखा, क्या यह आपका निर्णय है? वायलन ने एक बार फिर वही प्रश्न पूछा और केल ने तुरंत उत्तर दिया, मैं एक सुनहरा कछुआ हूँ। काउंट डेरूथ को याद आया कि उन्होंने कुछ समय पहले अपने बेटे से क्या कहा था। हम अपने मजबूत कवच से हर चीज की रक्षा करते हैं, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात खुद की सुरक्षा करना है। उसने अपने बेटे की ओर देखा जो शांत और तनाव मुक्त लग रहा था। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए अपने मजबूत कवच का उपयोग करूं। ये केल का जवाब था। आखिरकार मैं एक हेनिट्यूज हूं। बेशक, केल ने अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखा। वह युद्ध के मैदान में तभी कदम रखता था जब उसे लगता था कि वे निश्चित रूप से जीत जाएंगे, और उसके बगल में युद्ध के मैदान में सबसे मजबूत व्यक्ति था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में पूरी तरह से आत्मविश्वास था और नजर में आत्मविश्वास। काउंटेस वायलन मुस्कुराने लगी। ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं चिंता करना बंद कर सकता हूँ। माता पिता होने का यही मतलब है। चिंता करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी केल ने वायलन की तरफ से हिलाया। काउंट डेरूथ ने अपना मुंह बंद रखा क्योंकि उन्होंने अपना खाना फिर से शुरू किया। जिस तरह से वह केल को यह नहीं बता रहा था कि वह नहीं जा सकता, ऐसा लग रहा था कि उसने भी इसे स्वीकार कर लिया था। उन्हें लगता है कि वे हमें जो भी आदेश देंगे हम उसे करेंगे, क्योंकि हम कुछ समय से चुप रह रहे हैं। काउंट डेरूथ ने बस अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा कि वह बीच बीच में मांस का एक टुकड़ा चबा रहा था। हालांकि ये देखते हुए कि अब कोई विरोध नहीं है, केल ने शांति से फिर से अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित किया। वह अपने भोजन पर इतना ध्यान दे रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि आगे क्या हुआ। वह ये नहीं देख पाया कि काउंट डेरूथ और काउंटेस वायलन के बीच की नजरें सामान्य नहीं थी। वह ये भी नहीं जानता था कि दिन के बाद काउंट डेरूथ ने बटलर को क्राउन प्रिंस और विपर किंगडम से जुड़ी कोई भी और सभी जानकारी गुप्त रूप से इकट्ठा करने का आदेश दिया था, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। केल ने अभी अभी बढ़िया खाना खत्म किया था और डाइनिंग रूम से बाहर निकला था। उसे किसी के अपनी ओर तेजी से आने की आवाज सुनाई दे रही थी, हालांकि यह रईसों के शिष्टाचार के खिलाफ था। बेसन, ये बेसन और लिली थे जिन्होंने केल का पीछा किया। उद्धरण चिन्ह ... क्यों क्या तुम्हें जाना होगा? बहुत ज्यादा। उसे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह सिर्फ एक दिन के बजाय 10 साल के शांतिपूर्ण दिन चाहता था। केल अपने 2 शांत भाई बहनों से बात करता रहा। तुम दोनों को अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं सिर्फ इसलिए इस तरह से घूम सकता हूं क्योंकि तुम दोनों ही यहाँ सब कुछ संभाले हुए हो। केल को हमेशा ये जानकर शांति मिलती थी कि बेसन इस क्षेत्र का अगला शासक बनेगा और लिली सेना की कमांडिंग अधिकारी बनेगी। कम से कम उनके पास सबसे बड़े बेटे और अधिक प्रतिभाशाली छोटे बेटे के बीच उत्तराधिकारी पद के लिए लड़ाई या इस तरह की कोई अन्य आम नाटकीय कहानी नहीं होगी। केल ने अपने भाई बहनों से मुंह फेर लिया जो अभी भी चुपचाप उसे देख रहे थे। उसे अभी भी बहुत कुछ तैयार करना था। केल ने फिर से अपने भाई बहनों से बात करते हुए चलना शुरू कर दिया। मैं तुम दोनों के लिए विपर किंगडम से कुछ स्मृति चिन्ह लाऊंगा। केल यह नहीं देख पाया कि बेसन और लिली की निगाहें केल पर ही टिकी हुई थीं, फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके छोटे भाई बहनों ने पहले ही अपने भविष्य के काम धंधे तय कर लिए थे। कुछ दिनों बाद केल को खुशी हुई कि वह ठीक उसी समय जहाज पर चढ़ने में सक्षम हो गया जिस समय उसने ऐसा करने की योजना बनाई थी। युवा मास्टर केल। जहाज पर चढ़ते ही केल ने आवाज के स्रोत की ओर देखा। युवती अमीरू। अमीरू ने चुपचाप केल को देखा जो अभी भी पहले की तरह ही शांत था। उबर के राजा पहले से ही क्राउन प्रिंस के साथ उसी नाव पर सवार थे, इसलिए अमीरू ने क्राउन प्रिंस का आदेश मिलते ही उन्हें सबसे बड़ा और मजबूत जहाज तैयार करने का आदेश दिया था। युवा मास्टर केल, मुझे आशा है कि इस बार आप खुद को कोई नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित लौट आएंगे। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। वह चोटिल होने की बिल्कुल भी योजना नहीं बना रहा था। केल देख सकता था कि अमीरू ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया था, जैसे कि उसे उस पर विश्वास ही नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता कि महामहिम आपको उस खतरनाक जगह पर क्यों भेज रहे हैं, जबकि आपने अभी अभी अपनी रिकवरी पूरी की है। हालांकि महामहिम शायद आपको इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वह आप ही हैं और वे आप पर भरोसा कर सकते हैं। भरोसा। क्राउन प्रिंस किसी पर भरोसा करने वाले व्यक्ति नहीं थे। केल को कठोर भाव से ईमानदारी से यह कहने में कोई परेशानी नहीं हुई। सचमुच मुझे यकीन नहीं है। उसे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। केल की कड़वी मुस्कान पर अमीरू ने अपनी आवाज ऊंची कर दी। बेशक युवा मास्टर केल, अगर इसका कोई मतलब है तो मुझे आप पर भरोसा है।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद युवा महिला अमीरू। अमीरू को इतनी उग्रता से जवाब देते देख, जो उसके शांत व्यवहार के विपरीत था, केल कुछ और नहीं बोल सका। फिर उसने फिर से चलना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें समय पर निकलना था। उसे कुछ लोगों से मिलना था। युवा मास्टर कहे, मैं अब चलता हूँ। युवा महिला अमीरू। अमीरू के पास कहने के लिए कुछ और भी था, लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया। समुद्री हवा के साथ हिलते लाल बालों को पीछे धकेलते हुए केल की छवि ताजा और ठंडी दोनों थी। केल ने जहाज पर आराम से चढ़ते हुए देखा कि अमीरू अब उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह डेक पर गया और उसने देखा कि गांव में निर्माण कार्य के कारण बहुत शोर हो रहा था। इसके अलावा कुछ अन्य भावरें गायब हो गई थीं, जिससे एक सुरक्षित रास्ता बन गया था जो एक बड़े जहाज के लिए पर्याप्त चौड़ा था। लेकिन बाकी भावरें अभी भी वैसी ही हैं। केल ने अपनी नजर वापस जहाज की ओर घुमाए और आहें भरने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सांस। वह इतने सारे लोगों के साथ कैसे आ गया? चुईहान, लॉक और रोजलिन, बिल्ली के बच्चे ऑन और हॉर्न कांप रहे थे क्योंकि वे पानी पर थे, फिर भी वे इस बात पर अड़े थे कि वे उसके साथ आएंगे। हंस, जो बिल्ली के बच्चों के पास था। अंत में वाइस कैप्टन हिल्समैन, जो पूरी तरह से पीला पड़ गया था क्योंकि वह जहाज पर था। बीक्रोप्स, जो चुपचाप हिल्समैन को देख रहा था, और उसके बगल में 10 वुल्फ बच्चे। अगर मेरे आसपास इन सभी शैतानों के कारण मुझे चोट लग जाए तो यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात होगी। कोई यह भी सोच सकता है कि वह अभी एक राज्य को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। मुझे समुद्र की गंध पसंद है। वह किसी भी चीज से क्यों डरेगा, खासकर जब ब्लैक ड्रैगन भी उसके साथ आ रहा हो। केल ने समूह को आदेश दिया। सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। चल दर बो। हॉर्न बजने से पता चला कि वे ओबर सागर के पार जा रहे हैं। जहाज को व्यापारिक जहाज के रूप में छिपाया गया था। खैर, यह वास्तव में कोई भेस नहीं था। आखिरकार यह एक व्यापार है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से एक निष्पक्ष व्यापार नहीं होगा। ये केल के लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए अनुचित होगा। इंसान, ऐसे मत मुस्कुराओ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम फिर किसी को ठगने जा रहे हो। वह ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुन सकता था, लेकिन उसने उसे अनदेखा करके ताजा समुद्री हवा का आनंद लेना चुना। बस इसी तरह जहाज विपर किंगडम के सबसे छोटे बंदरगाह की ओर चल पड़ा। उस रात बाद में केल सो नहीं रहा था, बल्कि डेक पर खड़ा था। आधी रात होने वाली थी, इसलिए डेक पर कोई और नहीं था, लेकिन डेक पर रोशनी थी और पूर्णिमा की वजह से वहां बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। वह आज रात यहाँ कुछ मेहमानों से मिलने की योजना बना रहा था। केल एक रेलिंग पर झुक गया और शांति से समुद्र की ओर देखने लगा। यह उसी क्षण की बात है। इंसान, ब्लैक ड्रैगन ने खुद को प्रकट किया और केल के पास पहुंचा। अदृश्य होने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि इस समय यहाँ कोई और नहीं था। क्या मैं तो बस यही सोच रहा था। ब्लैक ड्रैगन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। नहीं, वह बहुत संदिग्ध लग रहा था क्योंकि वह केल को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप जो नाम सोच रहे हैं वह कोई यादृच्छिक शब्द है? आप क्या बकवास बात कर रहे हैं? ब्लैक ड्रैगन बहुत चिंतित लग रहा था। मुझे लगता है कि आप ब्लैक या ड्रैगन जैसा कुछ चुनेंगे। आपका नाम? ब्लैक ड्रैगन अपने नाम के बारे में बात कर रहा था। 4 साल के बच्चे के चिंतित सवाल पर केल ने बहुत गंभीर भाव बनाए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ऐसा नाम बहुत अच्छा नहीं है? केल का चेहरा बहुत गंभीर था। ब्लैक ड्रैगन ने काफी समय से केल को इतना गंभीर नहीं देखा था। ब्लैक ड्रैगन की आंखें कांपने लगी क्योंकि उसने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी भी चीज से कोई परेशानी नहीं है। जब तक तुम मुझे कोई नाम दोगे तब तक सब ठीक है। इंसान, चिंता मत करो। उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे और उसकी दुम हिल रही थी क्योंकि वह केल से जोरदार अपील कर रहा था। केल का हाव भाव तुरंत सामान्य हो गया, जैसे कि वह कभी गंभीर ही न हो। तो फिर मुझे खुशी है। फिर वह सहजता से आगे बढ़ता गया। राउन, ऑन और हॉर्न को दुख होता अगर उन्होंने आपकी बातें सुनी होती। अचानक पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मानव, तुमने अभी क्या कहा? केल ने ब्लैक ड्रैगन के नाम के बारे में बहुत सोचा था। ब्लैक ड्रैगन की उम्मीद के विपरीत, नाम किसी को दी जाने वाली एक खास चीज होती है। किम रोकसू के लिए, जिसे अपने दम पर जीना था, उसके माता पिता द्वारा दी गई एकमात्र चीज उसका नाम था। आपका पहला नाम राउन है। राउन शुद्ध कोरियाई भाषा में इसका अर्थ होता है आनंदित, और आपका अंतिम नाम मिरू है। मिरू शुद्ध कोरियाई शब्द जिसका अर्थ है ड्रैगन, जॉयफुल ड्रैगन। यह एक मजेदार नाम था, लेकिन केल ने इसे पूरी ईमानदारी से सोचा था। उसे चिंता थी कि चोईहान को शुद्ध कोरियाई नाम पर संदेह हो सकता है, लेकिन उसने इसके लिए भी एक बहाना बना लिया था। एक शांत आवाज ब्लैक ड्रैगन के कानों तक पहुंची। हालांकि ब्लैक ड्रैगन ने पहले कभी केल के चेहरे पर ऐसा भाव नहीं देखा था। इस समय केल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। मैंने ये नाम इस उम्मीद में रखा है कि आप खुश रहेंगे और आनंदमय जीवन जिएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है? ब्लैक ड्रैगन ने कैल से नाम का अर्थ पूछा। कैल ने अपनी तर्जनी से ब्लैक ड्रैगन की ओर इशारा किया। आप, राउन और मिरू, इनमें से कोई भी शब्द इस दुनिया में मौजूद नहीं था। इस दुनिया में इन दो शब्दों का मतलब सिर्फ एक ही चीज थी। ये आप हैं। ये शब्द सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। केवल मैं? हाँ। ड्रैगन के सिर पर थपथपाते हुए केल मुस्कुराने लगा। चूंकि तुम एक महान और शक्तिशाली अजगर हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। केवल मैं? ब्लैक ड्रैगन ने कुछ देर तक अपने आप से बड़बड़ाया, फिर केल का हाथ अपने सिर से हटा दिया और अपने पंख फैला दिए। जब वह सूंघ रहा था तो उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे। मुझे लगता है यह उपयोगी है। मैं आपकी एक विशेष सेवा करूंगा और इस नाम का उपयोग करूंगा। जरूर, राउन। ड्रैगन ने अपनी नाक सिकोड़नी शुरू कर दी। हवा में उड़ते समय उसके होठों के कोने फड़क रहे थे। मैं महान और शक्तिशाली राउन मिरू हूँ। हाँ, राउन, ठीक है, मैं राउन हूँ। ब्लैक ड्रैगन को 4 साल की जिंदगी के बाद पहला नाम और उपनाम मिला था। अब उसके पास अपने शरीर के अलावा कुछ और था जो सिर्फ उसका था। ड्रैगन ने अपना सिर उठाया। वह रात के आसमान का अंधेरा देख सकता था जो गुफा के अंदर के अंधेरे से अलग था। यह ऐसी ही रात थी जब उसे गुफा से बचाया गया था। ब्लैक ड्रैगन, राउन, उस पल को कभी नहीं भूल पाएगा। उसे यह भी लग रहा था कि वह इस पल को भी कभी नहीं भूल पाएगा। केल ने ब्लैक ड्रैगन की तरह अपना सिर उठाया। वह जहां भी जाता, रात का आसमान एक जैसा ही होता।
वह राउंड की आवाज सुन सकता था क्योंकि वह खाली आंखों से आसमान को घूरता रहता था। धन्यवाद केल, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? केल ने आश्चर्य से राउंड की ओर देखा। हालांकि ब्लैक ड्रैगन पहले से ही सामान्य हो चुका था। मानव, ऐसा कैसे है कि तुम पहली बार में समझ नहीं पाते? आप इसे एक बार और क्यों नहीं कहते? केल मुस्कुराने लगा और उसने राउंड के सिर पर हाथ फेरना चाहा। राउंड ने सिर से हथेली पर हाथ मारा और कड़ी आपत्ति जताई। नहीं, मैं सच में बिल्कुल नहीं करूंगा। कमजोर इंसान, अंदर जाकर सो जाओ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। हालांकि उसके कार्यों के विपरीत राउंड के पंख फड़फड़ा रहे थे और उसकी पूंछ ऑन और होन की तरह हिल रही थी। राउंड की उपस्थिति पर केल चुपचाप हंसा। चुपचाप हंसता हुआ केल बहुत दिखाई दे रहा था, भले ही रात का समय था और वे समुद्र में थे। मुझे लगता है कि वापस जाना मुश्किल होगा। यह अलग क्यों है? राउंड ने अचानक बात करना बंद कर दिया और समुद्र की ओर देखने लगा। वह जहाज से दूर एक जगह को देख रहा था। स्प्लैश! पानी अलग हो गया और एक विशाल अस्तित्व धीरे धीरे प्रकट हुआ। यह एक व्हेल थी। यह उसी क्षण हुआ। कैल निम, जहाज के अंदर से कोई व्यक्ति तेजी से बाहर आया और कैल की ओर तेजी से भाग रहा था। वह चोई हान था। चोई हान के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी क्योंकि वह उस अस्तित्व का निरीक्षण कर रहा था जो धीरे धीरे खुद को प्रकट कर रहा था। फिर उसने मुड़कर कैल की ओर देखा और उसके पास गया। तभी चोई हान को यह बात समझ में आई। केल ने बहुत ही नाराज भाव से उसे जाने के लिए इशारा किया। ड्रैगन राउंड ने फिर चोई हान का मजाक उड़ाया और बोलना शुरू कर दिया। वे दुश्मन नहीं हैं क्या? चोई हान ने मुड़कर समुद्र की ओर देखा। उसी समय केल ने रेलिंग पर झुकना बंद कर दिया और समुद्र की ओर अपना सिर झुका लिया। ये सिर्फ एक व्हेल नहीं थी, 3 व्हेल उनकी ओर आ रही थी। मेहमान आ चुके थे। एक थी विटिरा हम्पबैक व्हेल, दूसरी थी किलर व्हेल और अंत में मैं व्हेल राजा को नमस्कार करता हूँ। केल ने तीनों में से सबसे बड़ी हम्पबैक व्हेल राजा का अभिवादन किया। टीजर, व्हेल राजा शिकले की बड़ी व्हेल आंखें कैल की ओर मुड़ गईं। कैल मुस्कुरा रहा था। कितना कड़ा दबाव है। शिकला महासागर का राजा था। उसकी उपस्थिति ऐसी थी कि उसकी तुलना पश्चिमी महाद्वीप के एक छोटे से क्षेत्र की देखरेख करने वाले राज्य के राजा से नहीं की जा सकती थी। यही कारण था कि केल और भी अधिक मुस्कुराने लगा था। शिकले की पुतलियां धुंधली पड़ने लगी और वह मुस्कुराने लगा। केल थोड़ा पीछे हट गया और अपनी बाहें खोल दी। क्या हम देख के ऊपर अपनी चर्चा करें? पसस्स। जब 3 व्यक्ति चुपचाप जहाज के पास पहुंचे तो हवा में जलवाष्प भर गई। टैप टैप टैप। तीनों लोग धीरे से डेक पर उतरे। उस समय केल को अपने सिर में राउंड की आवाज सुनाई दे रही थी। ड्रैगन बहुत अधिक सुंदर और गौरवशाली है। केल ने राउंड की भावनाओं को समझा और उसके सिर पर थपथपाया। ये तीनों शुद्ध रक्त वाली व्हेल बेहद खूबसूरत थी। ये तो बिल्कुल कठोर है। व्हेल जनजाति के लोगों को देखकर चोई हान का व्यवहार कठोर हो गया था। केल ने चोई हान की निगाहों का अनुसरण किया और अपने सामने खड़े तीनों लोगों को देखा। भावी व्हेल रानी वितिरा, वह हमेशा की तरह वैसी ही थी। सफेद बालों वाला किलर व्हेल। यह आदमी शायद आर्ची था जो व्हेल जनजाति का सबसे बड़ा योद्धा था। उपन्यास में व्हेल जनजाति के कथानक में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उपन्यास में लॉकअप को पीटने वाला वह व्यक्ति था और वह एक ऐसा व्यक्ति था जो एक बुरे व्यक्तित्व के साथ हिंसक था। हालांकि उसकी वफादारी काफी मजबूत थी। मुझे दक्षिणी महासागर में आए हुए काफी समय हो गया है। इस बूढ़ी लेकिन शांत आवाज ने चोई हान को अपना सिर घुमाने पर मजबूर कर दिया। व्हेल किंग शिकले के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। वह उपन्यास में सबसे सुंदर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। ऐसा लगता है कि लेखक ने इस चरित्र में अपनी आत्मा डाल दी है क्योंकि उपन्यास में शिकले की उपस्थिति का वर्णन करने के लिए 4 पंक्तियां हैं। मैं समझ सकता हूं कि लेखक ने ऐसा क्यों किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपकी शक्ल सूरत आपको कुछ खिलाएगी। केल को बस वही लेना था जो उसे लेना था। दक्षिण ज्यादा गर्म है ना? शिकले की पुतलियां धुंधली पड़ने लगी। वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा विटिरा ने बताया था। उनकी बेटी विटिरा ने कहा था कि केल एक कमजोर लेकिन मजबूत व्यक्ति था। जैसा कि उसने बताया, वह डेक पर सबसे कमजोर व्यक्ति था लेकिन उसे आत्मविश्वास से कोई समस्या नहीं थी। दक्षिण भी अच्छा है। मेरे बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी बेटी के साथ आया था क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता था। इस तरह के धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बस वही किया जो मुझे करना था। केल ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना हाथ सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाया। इतनी रात को इतनी लंबी चर्चा करने का क्या मतलब होगा? चूंकि हम दोनों ही व्यस्त हैं तो क्या हम सीधे मुद्दे पर आए? जरूर, लेकिन आप देखिए। शिकले ने हल्की सी आह भरी। केल ने भी हाथ आगे बढ़ाने से पहले ऐसा ही किया। चोई हान, नल। केल ने चोई हान के कंधे पर अपना हाथ रखा। शिकले ने भी ऐसा ही कार्य किया। आर्ची। किसी कारण से आर्ची और चोई हान एक दूसरे को भूल रहे थे। पहली बार मिले दो लोगों के बीच एक दूसरे के लिए क्या दुश्मनी हो सकती है? केल ने चोई हान के कंधे पर हाथ रखकर थोड़ी ताकत लगाई और चोई हान ने उसकी ओर देखा। चोई हान कुछ समय पहले व्हेल जनजाति की सुंदरता से मंत्रमुग्ध था, तो उसे इतना गुस्सा क्यों आया? अगर चोई हान जहाज पर लड़ाई शुरू कर देता तो यह जहाज उसकी तलवार के एक वार से डूब जाता। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कैलेनिम। चोई हान ने अपने होठों को दबाया। उस समय किसी ने केल को जवाब दिया। हमेशा की तरह ये ब्लैक ड्रैगन राउंड था। उस व्हेल ने तुम्हें सिर से पैर तक जांचा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? केल ने राउंड की झुंझलाहट सुनी जब वह चोई हान से दूर मुड़ा। आर्ची। आर्ची टूनका से भी बदतर था। तुम्हें पता है, जो अच्छे पक्ष में है लेकिन हमेशा परेशानी का कारण बनते हैं। आर्ची उस प्रकार का चरित्र था। वह ऐसा व्यक्ति था जो केवल शिकले के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करता था और व्हेल जनजाति के अन्य सदस्यों सहित किसी और की परवाह भी नहीं करता था। वह व्हेल्स का उपद्रवी था। केल ने आखिरकार आर्ची से आंख मिलाई। केल ने अपनी कराह रोक ली। आर्ची सचमुच उसे क्रूर निगाहों से देख रही थी। ये बदमाश ऐसा क्यों कर रहा था? हालांकि जवाब बहुत स्पष्ट था। संभवतः इसलिए क्योंकि मैंने शिकले को व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। आर्ची को इस बात की परवाह नहीं थी कि केल ने शिकले के बेटे को बचाया था और न ही इस बात की कि उसने व्हेल्स को जलपरियों से बचाने में मदद की थी। विटिरा से भी ज्यादा ताकतवर किसी की क्रूर आंखों में देखने के बाद केल थोड़ा सख्त हो गया। शिकले ने देखा कि केल का मूड खराब हो गया है और वह आर्ची को घूरने लगा है। उसने आर्ची को कई बार ऐसा न करने के लिए कहा था लेकिन आर्ची ने कभी उसकी बात नहीं सुनी।
आर्ची, पर्याप्त है। शिक्ले ने बात करना बंद कर दिया और अपना सिर घुमा लिया। पिताजी, युवा मास्टर केल बहुत अजीब है। ये सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन वह वाकई बहुत बड़ा लगा। उसे याद आया कि विटिरा ने केल को देखते हुए क्या कहा था। वह देख सकता था कि केल एक बार फिर इत्मीनान से खड़ा था, जैसे कि वह पहले कभी कठोर नहीं हुआ था। हालांकि केल के आसपास का माहौल अलग था। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसकी बेटी ने क्यों कहा था कि केल मजबूत है। एक नजर जो इतनी गहरी लग रही थी कि वे उसकी गहराई को समझ नहीं पा रहे थे, आर्ची की ओर थी। चुईहान, जो बगल से देख रहा था, ने अवचेतन रूप से भौहें सिकोड़ना बंद कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कैल ने फिर उसने अवचेतन रूप से कैल को भी पुकारा, लेकिन कैल ने उसकी ओर नहीं देखा। चुईहान को अजीब तरह से लगा कि यह स्वाभाविक ही था। कैल की निगाहें हावी थीं और वह सिर्फ आगे की ओर देख रहा था। कैल के आसपास के माहौल ने भी सभी का ध्यान खींचा। यह एक मजबूत दबाव से अलग था। यह हल्का था लेकिन दृढ़ था, जिससे इसे प्राप्त करना मुश्किल हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि केल भौहें सिकोड़ रहा था। मेरा शरीर अपने आप प्रतिक्रिया कर रहा है। हृदय की जीवन शक्ति ने आर्ची के दबाव का जवाब दिया, जिससे कुछ हद तक हावी आभा भी बाहर आ गई। दोनों शक्तियों के एक साथ काम करने से उसके लिए आर्ची के प्रबल दबाव से बच पाना संभव हो सका। केल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आप कौन है? चूंकि मामला पहले से ही ऐसा ही था, इसलिए उसे अभी ही कुचल देना बेहतर होगा। केल को आर्ची की निगाहें पसंद नहीं आई और वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। चरमराहट, चरमराहट। देख पर लगे लकड़ी के तख्ते उसके हर कदम के साथ चरमराते थे। तुम अपने आप को क्या समझते हो? डोमिनेटिंग ऑरा ने अपनी आधी ताकत दिखा दी। ठीक आधा कदम। केल आर्ची के सामने रुका और सीधे सीधे पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह घूरने की? आर्ची बोल नहीं पा रहा था। वह निश्चित रूप से कैल से थोड़ा लंबा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कैल उसे नीचे देख रहा था। केल निश्चित रूप से कमजोर दिख रहा था और उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि वह एक ही हाथ से केल को मार सकेगा, लेकिन वह हिल नहीं सकता था। आर्ची ने देखा कि कैल के होठों का कोना धीरे धीरे ऊपर उठने लगा है। कैल ने यह भी देखा कि आर्ची की निगाहें नरम पड़ गई हैं, और इसलिए उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यदि आप उस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सकते। आर्ची को पता चल गया कि उसके सामने खड़ा आदमी केल उसकी ओर देख रहा था। तो फिर ऐसे घूरते हुए मत पकड़े जाओ। केल और आर्ची कुछ सेकंड तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, जब तक कि आर्ची का पैर पीछे की ओर नहीं चला गया। उस पर केल ने डोमिनेटिंग ऑरा को हटा दिया और शिक्ले की ओर देखते हुए मुस्कुराना शुरू कर दिया। क्या ये सही नहीं है महाराज? केल उनसे लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वे भविष्य में एक दूसरे से कुछ और बार मिलेंगे और उन्हें अभी भी एक दूसरे के साथ कुछ सौदे करने की जरूरत थी। यही कारण था कि उसने डोमिनेटिंग ऑरा का केवल आधा हिस्सा इस्तेमाल किया था और अब वह अपनी सबसे चमकदार मुस्कान के साथ शिक्ले की ओर देख रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वास्तव में कुछ क्षण बाद शिक्ले ने जवाब दिया और आर्ची के कंधे को बहुत मजबूती से पकड़ लिया। माफी मांगो और अपना परिचय दो। केल को पता था कि शिक्ले ने उपद्रवी आर्ची को कैसे पालतू बना रखा था। उसने उसे पीटा। उसने उसे इतना पीटा कि पूरा समुद्र धूल से भर गया। उसने उसे बुरी तरह पीटा और कहा कि पिटाई उपद्रवी के लिए सबसे अच्छी दवा है। आर्ची फिर से अपने होश में आया और शिक्ले का वफादार अधीनस्थ बन गया। यही कारण था कि केल को पता था कि आर्ची उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, भले ही वह उसे घूर रहा हो। केल ने देखा कि आर्ची उसकी ओर देखे बिना अपना सिर झुका रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। ये बहुत ही शांत आवाज थी। वह वास्तव में माफी नहीं मांगना चाहता था। कम से कम केल ने यही सोचा था जब उसने आर्ची को घूर कर देखा। जब उनकी नजरें मिली तो आर्ची ने तुरंत उसकी नजरें बचा ली। मेरा नाम आर्ची है। ठीक है, मैं केल हेनिट्यूज हूँ। तभी उसे अपने सिर में राउंड की आवाज सुनाई दी। मानव, तुम अभी मेरे पैर के नाखून की नोक जितने मजबूत लग रहे थे। अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। केल ने इस करिश्मा को देखकर अपनी आह रोक ली, जिसकी प्रशंसा एक 4 वर्षीय बच्चे ने की थी, और फिर उसने अपना हाथ धीरे से शिक्ले की ओर बढ़ाया, जो उसे एक तक देख रहा था। कृपया मुझे पैकेज दे दो। हाँ ठीक है। अजीब तरह से परेशान शिक्ले ने राजा की शाही शान खो दी थी और पड़ोस के चाचा बन गए थे। एक बार जब आप उनके करीब आ गए तो वह ऐसे ही हो गए। शिक्ले ने विटिरा की ओर देखा। युवा मास्टर केल, बहुत दिनों से नहीं मिले। पैकेज। विटिरा को राहत मिली कि केल अभी भी वैसा ही था। राहत मिली। वह एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन पैकेज सौंपने से पहले उसने खुद को शांत किया। अब केल के हाथ में कुल 3 चीजें थीं। उनमें से एक छोटी बोतल थी जिसमें सिर्फ ड्रैगन का मरा हुआ मैना था, जिसमें से जहर निकाल दिया गया था। मृतमान। यह एक जीवित व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक था, जिसके पास अंधेरे से लगाव नहीं था। यही कारण था कि शिक्ले उत्सुक था। लेकिन आपको इस मृतमान की क्या जरूरत है? कोई भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे इसकी जरूरत हो। खैर, हो सकता है कि पुराने जमाने के जादूगरों को यह उपयोगी लगे, लेकिन अब उनमें से कोई भी नहीं बचा है। मुझे नहीं पता कि आप इस छोटी सी राशि का क्या करने की योजना बना रहे हैं। केल ने शरारती मुस्कान बिखेरी। कौन जानता है, केल को बस इतनी सी रकम की जरूरत थी। केल ने सारी चीजें अपने जादुई बैग में रख ली और वेल परिवार से अलविदा कहने से पहले कुछ बातें की। अगली बार फिर मिलेंगे। मैं आज आर्ची की हरकतों के लिए एक बार फिर माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। नहीं, मैं जोर देता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस बदमाश को अभी भी बहुत कुछ सीखना है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पिता। विटिरा ने केल से बात करने से पहले अपने पिता को शांत करने के लिए आवाज लगाई। अगली बार फिर मिलेंगे युवा मास्टर केल। अवश्य। उसे उन्हें कई बार देखने की जरूरत थी, क्योंकि अभी भी कई तरीके थे जिनसे वह उनका इस्तेमाल कर सकता था। केल ने विटिरा और शिक्ले को विदा करते हुए इत्मीनान से हाथ हिलाया, साथ ही बेचैन आर्ची ने भी अलविदा कहा, फिर अपने दल की ओर मुड़ गया। चुईहान, तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं। चुईहान चौंक गया जब केल ने उसे पुकारा और जोर से अपना सिर हिलाया। केल चुईहान के पास से चला गया, जो कुछ देर से चेहरे पर भावशून्य भाव लिए खड़ा था, और जहाज में चला गया। मैं सोने जा रहा हूँ। काले ड्रैगन राउंड, जो केल के पीछे चल रहा था, ने अचानक अपना सिर घुमाया और चुईहान से बात करना शुरू कर दिया। मैं राउंड मिरू हूँ, सुंदर, महान और शक्तिशाली अस्तित्व। इसे याद रखना। चुईहान ने अत्यंत उत्साहित ड्रैगन को घूर कर देखा, फिर उसने केल को देखा, जो हमेशा की तरह शांत स्वभाव में था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे भी मजबूत होने की जरूरत है।
चोई हान की आवाज समुद्र में गायब हो गई क्योंकि वह डेक पर अकेला खड़ा था। बेशक अगर केल ने ये सुना होता तो वह डर के मारे हौंफ जाता, ये सोचकर कि एक और भी ताकतवर चोई हान आसानी से इस पूरे महाद्वीप को नष्ट कर देगा। तारांकन तारांकन तारांकन। अगली सुबह केल ने देखा कि हॉर्न ब्लैक ड्रैगन के पास बढ़ रहा था, जिसे अब राउंड कहा जाएगा। मुझे राउंड पसंद है, ये बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल भी अच्छा रहेगा। दूसरी ओर आमतौर पर शांत रहने वाली और उत्साहित लग रही थी, क्योंकि वह खुशी खुशी राउंड के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। राउंड मिरू, हमारे सबसे छोटे बच्चे का नाम बहुत अच्छा है। ये सबसे अच्छा है। केल, जो जहाज में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ ये सब देख रहा था, राउंड के चिल्लाने पर वह दूर चला गया। अरे वोल्फी, मैं राउंड मिरू हूँ। अरे जादूगर, मैं राउंड मिरू हूँ। चोई हान, मैं आपका नाम पहले से ही जानता हूँ। यह इतना अधिक था कि आमतौर पर अच्छा व्यवहार करने वाला चोई हान भी इस तरह जवाब दे रहा था। वर्तमान में राउंड, बिल्ली के बच्चे, चोई हान, लॉक और रोजलिन कैल के कमरे में थे। राउंड चोई हान के पास गया। अगर तुम जानते हो तो कहो। जरूर राउंड मुस्कुराने लगा। तभी चोई हान कैले की ओर मुड़ा। मीरू, तुमने यह उपनाम कैसे सोचा? चोई हान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। केल ने प्रतिक्रिया को समझा। चोई हान शुद्ध को रियाए, राउंड नहीं जानता था, लेकिन वह मीरू जानता था। मैंने कुछ बनाया है, बना हुआ। हाँ, जब मैंने राउंड को देखा तो मुझे अचानक उस शब्द का ख्याल आया। यह मेरे दिमाग में अचानक आया। यह एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव था। केल ने बस लापरवाही से जवाब दिया और लेटे लेटे अंगूर खाने लगा। फिर उसने चोई हान से यथासंभव शांति से पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, ये बस दिलचस्प था। चोई हान की निगाहें पुरानी यादों से भरी हुई थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि नाम शुद्ध कोरियाई था। उसने अपना सिर हिलाया और राउंड से बात करना शुरू कर दिया। राउंड मिरू, यह एक अच्छा नाम है। राउंड ने ऐसा दिखावा किया कि उसने चोई हान की बात नहीं सुनी, हालांकि उसके पंख खुशी से फड़फड़ा रहे थे। कैले ने बेपरवाही से ये सब देखा और फिर खिड़की से बाहर समुद्र की ओर देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि वह जल्द ही विपर किंगडम पहुंच जाएगा। वे कुछ ही दिनों में विपर किंगडम के सबसे छोटे बंदरगाह पर पहुंच गए, जैसा कि केल ने चाहा था। वहां उनका स्वागत करने के लिए कोई था जो इस सौदे के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी था। युवा मास्टर निम, और भी मोटा बिलोस अब गुल्लक जैसा दिखने लगा था। वह डेक पर केल का स्वागत करने के लिए जहाज पर कूद गया। बिलोस अपने वास्तविक वजन से बहुत हल्का लग रहा था, क्योंकि जहाज के रुकते ही वह फुर्ती से जहाज पर कूद गया। एगू, युवा मास्टर निम, मुझे आशा है कि तुम्हें समुद्री बीमारी नहीं हुई होगी। ऐसा लगता है कि वह आपकी चापलूसी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कैल को बिलोस का अभिनय वाकई बहुत पसंद आया। कैल ने बिलोस के कंधे पर थपथपाया और उसके कान में फुसफुसाया, बड़ी मछली पकड़ने का समय आ गया है। बिल्लोस इतनी जोर से मुस्कुराने लगा कि उसकी आंखें लगभग गायब हो गईं। मैं बस आप पर भरोसा करूंगा, युवा मास्टर निम। मैजिक टॉवर नष्ट हो जाएगा और मैजिक टॉवर के स्वामी को टूका द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। मैजिक टॉवर के अंदर मौजूद सभी जादूगर मारे जाएंगे। हालांकि मैजिक टॉवर का स्वामी एक लालची व्यक्ति था। केल ने उस अस्त व्यस्त बंदरगाह की ओर देखा जो रोवान साम्राज्य के बंदरगाहों से बहुत अलग था और सहजता से ऊंची आवाज में बोला, खजाने की खोज बहुत मजेदार है। जब तक आपको खजाना मिल जाए तब तक यही है। केल ने बिलोस के कंधे को थपथपाया। केल के बोलने पर बिलोस की आंखें उत्सुकता से भर गईं। इसलिए अगर आपको खजाने की जरूरत है तो कड़ी मेहनत करें। यह एक उदासीन आदेश था, लेकिन फिर भी बिल्लोस ने उत्साह के साथ जवाब दिया, जितना कठिन काम आप चाहते हैं मैं करूं। हे। बिलोस को स्पष्ट रूप से उत्साहित देखकर केल ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि बिलोस के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन बिलोस दिखावा कर रहा था। चूंकि मैंने इसे विस्तार से नहीं समझाया, उसने बिल्लोस से केवल 2 शब्द ही कहे थे, जादुई उपकरण। बिल्लोस ने सिर्फ यही 2 शब्द सुने थे। केल ने देखा कि बिल्लोस काम पर जाने से पहले एक व्यक्ति की ओर मुड़ता है। वह उस व्यक्ति को देख रहा था जिसे विपर किंगडम में सबसे अधिक सतर्क रहने की जरूरत थी। रोजलिन, जादूगरनी को सावधान रहने की जरूरत थी अगर वह चोटिल या मरना नहीं चाहती थी। केल ने उसे देख पर खड़ा पाया और उसके पास गया, ऐसा इसलिए ताकि वह उसे चेतावनी दे सके। उद्धरण चिन्ह ... मिस रोजलिन, लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। केल ने सोचना बंद कर दिया कि क्या कहना है। क्या बात है युवा मास्टर केल? उसकी आवाज में शांति सुनकर केल को पूछना पड़ा, क्या आपके हाथ में कोई क्लब है? रोजलिन के हाथ में जो क्लब था वह उसे घुमाते हुए तेज हवा के झोंके पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह इसकी आदी हो चुकी थी। वह उसके लिबादे के नीचे एक हल्का चमड़े का कवच भी देख सकता था, क्योंकि वह केल के सवाल का जवाब ताजगी से दे रही थी। ये वास्तव में एक क्लब है, चाहे वह मैजिक स्टाफ हो या कोई क्लब। जब आप इसका इस्तेमाल किसी चीज पर मारने के लिए करते हैं तो वे सभी एक जैसे ही होते हैं। आप बहुत बुद्धिमान हैं। केल ईमानदारी से प्रशंसा में था, क्योंकि उसने उसे अंगूठा दिखाया था। उसे जादूगर के रूप में विपर किंगडम में घूमने के बारे में उसे चेतावनी देने की कोई जरूरत नहीं थी। बुद्धिमानी, मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मेरी वजह से बाकी सभी के लिए चीजें मुश्किल न हो जाएं। मैं शायद ऐसा न दिखता हो, लेकिन मैंने बचपन में कई तरह की बुनियादी मार्शल आर्ट सीखी थी। टैप टैप। रोजलिन ने अपनी दूसरी हथेली पर हल्के से डंडे से थपथपाया। शाही परिवार का हिस्सा होने के नाते, खास तौर पर राजगद्दी के लिए सबसे बड़ी संतान होने के नाते, उसने आत्मरक्षा के साथ साथ कुछ अन्य बुनियादी मार्शल आर्ट भी सीखी थी। उसकी निगाहें अचानक ठंडी हो गईं। मैं भी इस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहता था। केल मुस्कुराने लगा। रोजलिन भविष्य में नए मैजिक टॉवर की प्रभारी चोई हान की तरह एक बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति थी। यही कारण था कि वह अपने दल के सदस्यों के साथ मिलकर आगे बढ़ने में सक्षम थी। हालांकि उसके पास एक निश्चित लक्ष्य के साथ साथ एक ठंडी तर्कसंगतता भी थी। विपर किंगडम उसे कुछ जटिल भावनाएं देगा, साथ ही सीखने का अवसर भी देगा। केल ने रोजलिन की निगाह का अनुसरण करते हुए बंदरगाह की ओर देखा। यह विपर किंगडम का सबसे कम नष्ट हुआ बंदरगाह था, क्योंकि यह सबसे छोटा था और क्योंकि आम नागरिक इसका अक्सर इस्तेमाल करते थे। हालांकि बंदरगाह में बहुत ज्यादा जहाज नहीं आते जाते थे और आने वाले कुछ जहाजों से उतरने वाले लोगों के चेहरे बहुत उदास थे। हालांकि यहाँ रहने वाले लोगों के चेहरे खिले हुए थे। मैजिक टॉवर में जिन नागरिकों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया गया था, उनमें से कई यहाँ रहते हैं। केल को दूर से काले धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे थे।
गृहयुद्ध हमेशा अपने पीछे विनाश ही छोड़ते हैं। युवा मालिक निम, अब हम चल सकते हैं। गाड़ी तैयार है महान। बिलोस की बात पर केल ने सिर हिलाया और जहाज से उतर गया। विपर किंगडम में अपना पहला कदम रखने के बाद उसने बोलना शुरू किया। इसकी गंध उतनी अच्छी नहीं है। केल को जली हुई और नष्ट हो चुकी इमारतों की कस्तूरी जैसी गंध महसूस हुई जब वह बिलोस द्वारा उसके लिए तैयार किए गए आवास की ओर बढ़ रहा था। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने बिलोस से बात करना शुरू कर दिया। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। केल ने बिल्लोस की सराहना की, जिन्होंने बंदरगाह के पास सबसे शांत आवास फ्लिन मर्चेंट गिल्ड प्रतीक चिन्ह के साथ एक गाड़ी तथा अन्य सभी छोटी छोटी चीजें तैयार की थी। जब केल ने एक और बात पूछी तो बिल्लोस ने अपने कंधे उचका दिए। क्या आपने ये काम चुपचाप किया और दूसरों को पता नहीं चला? क्या ये स्वाभाविक नहीं है? बिल्लोस की आंखों में लालच भरी निगाहें देखकर केल मुस्कुराया और जवाब दिया, मुझे पता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आप भी, युवा मास्टर निम। केल ने सोफे पर झुककर सहजता से पूछा। विजय, बिल्लोस ने गंभीर भाव से धीरे से अपना सिर हिलाया। हाँ, ये वैसा ही था जैसा आपने समझाया था, युवा मास्टर निम। अच्छा ऐसा है। अंत में, जैसा कि अपेक्षित था, गैर जादूगर गुट विजयी हुआ। केल गृहयुद्ध के अंत के लिए सही समय पर आ गया था। केवल एक ही बात थी जिसने गृहयुद्ध की समाप्ति का संकेत दिया। नष्ट हुआ जादुई टॉवर। जादूगरों के अंतिम किले के ढहने से गृहयुद्ध की समाप्ति का संकेत मिला। बेशक युद्ध के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना बाकी था। वह गैर जादूगर गुट मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक जंगली था। गृहयुद्ध का वर्णन करते समय बिल्लोस की भौहें तनने लगी। ऐसा लगता है कि वे मौत से नहीं डरते और उनका ध्यान केवल जादूगरों को मारने पर है। बिल्लोस के कंधे थोड़े हिल गए जब उसने याद करने की कोशिश की कि गृहयुद्ध से पहले की स्थिति और वर्तमान स्थिति कैसी थी। ये दो समय अवधि उसके लिए कुछ पैसे कमाने का सबसे अच्छा समय था। हालांकि उन्होंने इससे कहीं अधिक देखा था। वे विशेष रूप से डरावने थे जब भी जादू प्रतिरोध वाले नागरिक बड़ी संख्या में दिखाई देते थे या अग्रिम मोर्चे पर आ जाते थे। जादूगर गुट और गैर जादूगर गुट के बीच लड़ाई में सबसे बड़ा प्रभाव जादू प्रतिरोध का था। जादू के प्रति प्रतिरोधी ये नागरिक धीरे धीरे पीढ़ियों के माध्यम से पैदा हुए और तथ्य यह है कि उनकी संख्या बहुत कम थी। साथ ही तथ्य ये भी है कि वे कोई जादू नहीं सीख सकते थे, जिससे विपर साम्राज्य में उनका जीवन कठिन हो गया। हालांकि जादू प्रतिरोध वाले ये नागरिक इस पीढ़ी के दौरान बड़ी संख्या में पैदा हुए थे, जो गैर जादूगर गुट के लिए एक फायदा बन गया। नागरिकों ने इसे प्रकृति की ओर से एक संकेत माना कि उन्हें उन अभिमानी जादूगरों को मारना था जो यह मानते थे कि वे अपने मानस के बल पर प्रकृति पर शासन कर सकते हैं। ये बात विशेष रूप से टूनका नामक व्यक्ति के लिए सत्य है, जो गैर जादूगर गुट का प्रभारी है। केल चुपचाप सुन रहा था। वह आदमी और उसके अधीनस्थ वास्तव में सहज ज्ञान के आधार पर काम करते थे। मैंने उसे सिर्फ एक बार दूर से देखा था और वह अपने नंगे हाथों से एक जादूगर की गर्दन खींच रहा था। आप नहीं जानते कि ये देखना कितना भयानक था। सांस। बिल्लोस ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। मैं उस रात ठीक से सो भी नहीं पाया। टूनका और उसके अधीनस्थों के बारे में सोचकर ही मुझे आज भी उल्टी सी महसूस होती है। बिल्लोस ने उन लोगों से पूरी तरह से दूर रहने का मन बना लिया था। उसे ऐसा नहीं लगा कि वह उनसे संवाद कर सकता है। शुक्र है टूनका के आसपास के कर्मचारी समझदार थे और उनसे बात करना आसान था। ये बहुत क्रूर रहा होगा। बिल्लोस ने केल के संक्षिप्त उत्तर पर बेतहाशा अपना सिर हिलाया। हाँ, ये बहुत क्रूर था। उन जादूगरों की लाशें, जिन्हें जीवित रहते ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, सभी महलों के बाहर लटकी हुई हैं। हालांकि बिल्लोस ने यह नहीं कहा कि यह बुरा था। खैर, मुझे यकीन है कि विपर नागरिकों के दृष्टिकोण में यह भी पर्याप्त नहीं है। बिल्लोस समझते थे कि वे कैसा महसूस कर रहे थे। इसके अलावा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो गृहयुद्ध से पैसे कमा रहा था, वह ये कहने की स्थिति में नहीं था कि कोई भी पक्ष अच्छा या बुरा था। लेकिन युवा मास्टर निम, यह क्या है? बिल्लोस मुस्कुराने लगा और उसने केल से सवाल पूछा। केल का जवाब ठंडा लगा, लेकिन बिल्लोस ने अपनी बात पर अड़ा नहीं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? बिल्लोस को उनके गंतव्य के बारे में बहुत उत्सुकता थी, साथ ही यह भी कि खजाना क्या है। वह देख सकता था कि कई जो चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था, मुस्कुराने लगा। इस मुस्कान ने बिल्लोस को उत्सुकता से भर दिया। फिर केल ने बोलना शुरू किया। टूनका से मिलने के लिए उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माफ करें, कौन? बिल्लोस को लगा कि उसने गलत सुना है। वह पिछले कुछ समय से ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए उसकी सुनने की क्षमता पर असर पड़ा होगा। केल ने बोलना जारी रखा और बिल्लोस के चेहरे पर वह उलझन भरा भाव देखा जो उसने पहली बार देखा था। हम मैजिक टॉवर जा रहे हैं क्या? केल ने इस बहुत छोटे बंदरगाह को चुनने के कई कारण थे। ये मैजिक टॉवर के सबसे नजदीकी बंदरगाह था, युद्ध क्षेत्रों से बाहर था और जहां बहुत से नागरिक अभी भी रहते थे। केल ने इत्मीनान से बिल्लोस से बात करना जारी रखा, जिसके चेहरे पर एक खाली भाव था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इस समय बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा था। मुख्य बातों पर भाषण। बिल्लोस ने अपना मुंह कुछ बार खोला और बंद किया, फिर उछलकर कैबिनेट की ओर बढ़ा और शराब की बोतल निकाली। फिर उसने उसे पीना शुरू किया और बोतल का लगभग आधा हिस्सा अपने मुंह में खाली करने के बाद ही रुका। मैं अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करूंगा। और आपकी अंतःप्रज्ञा क्या कहती है? बिल्लोस ने एक नई बोतल निकाली और केल को दे दी। मेरी सहज प्रवृत्ति मुझे आपका अनुसरण करने के लिए कह रही है, युवा मास्टर निम। केल ने सीधे बोतल से एक घूंट पी लिया। तुम्हारी सहज बुद्धि बहुत अच्छी है। यह एक व्यापारी के लिए एकदम सही है। केल बहुत आराम से लग रहा था। बिल्लोस ने बोतल को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था और केल के कंधों के पीछे से खिड़की से बाहर देख रहा था। हालांकि आधिकारिक गृह युद्ध समाप्त हो चुका था, फिर भी विपर किंगडम में चीख पुकार मची हुई थी क्योंकि सभी जादूगर अभी तक पकड़े नहीं गए थे। पागलपन, निराशा, दुख, ये सब अभी भी हवा में भरपूर थे। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। केल को इतना शांत देखकर बिल्लोस ने अपनी अंतर्ज्ञान पर और अधिक ध्यान देने का निर्णय लिया। तारांकन तारांकन तारांकन। कुछ दिनों बाद केल फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के प्रतीक चिन्ह वाली गाड़ी से बाहर निकला। उसके पीछे 3 और गाड़ियां भी थीं। युवा मास्टर निम, हम गाड़ी से मैजिक टॉवर के इतने करीब नहीं पहुंच सकते। केल को दूरी पर नष्ट हुआ मैजिक टॉवर दिखाई दे रहा था, लेकिन यह उसकी अपेक्षा से बहुत कम नष्ट हुआ था। उन्होंने वास्तव में इसे ज्यादा नष्ट न करने के अपने वादे को निभाया। टूनका ने केल की बातें सुन ली थीं। यह एक सुंदर जादुई टॉवर है।
बिल्लो केल के बगल में एक अचंभे की स्थिति में था। उस समय केल ने अपनी जेब से एक चीज निकाली और उसका एक छोटा सा कोना बिल्लोस को दिखाया। हौंफना, बिल्लोस ने गहरी सांस ली। स्वर्ण पट्टिका। उसने केवल थोड़ा सा देखा, लेकिन वह निश्चित रूप से एक सुनहरा पट्टिका था। बिल्लोस की नजर तुरंत बदल गई। युवा मास्टर निम, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। जब हंस बिल्लोस के पास पहुंचा तो केल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। युवा मास्टर निम, अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? हंस ने पूछा कि केल क्या करने जा रहा है, क्योंकि वह चारों ओर देख रहा था। वे वर्तमान में मैजिक टावर के सामने बनाए गए बेस के प्रवेश द्वार के आसपास थे। वे बहुत सारी झोपड़ियां और घर देख सकते थे। वास्तव में आकार के आधार पर यह एक आधार से ज्यादा एक गांव जैसा लग रहा था। वे अनोखे रंग के लोगों को भी देख सकते थे। वे विपर किंगडम के नागरिक थे। वहां कुछ और अजीब लोग भी थे। ये देखकर हंस की आंखें कांपने लगी। मफ। फिर उसने अनजाने में अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। वहां कुछ लोग थे जो योद्धाओं जैसे दिख रहे थे, लेकिन वे खून से लथपथ थे और कुछ लाशों को काट रहे थे। वे बता सकते थे कि लाशों ने लिबादे पहने हुए थे। ये सभी जादूगरों की लाशें थीं। लाशों के पीछे जादूगरों के कटे हुए सिर जमीन पर लुढ़क रहे थे। खून और सड़ते हुए मांस की गंध हंस की नाक में भर गई और उसे अपने पीछे जलती हुई लाशों की आवाज सुनाई देने लगी। अगर यह बहुत ज्यादा हो जाए तो ब्रेक ले ले। हंस ने शांत कैले की ओर देखा और पाया कि उसके आसपास के सभी लोग शांत थे। यहाँ तक कि मेस और बच्चे, जिनके बारे में उसने हाल ही में जाना कि वे भेड़ी हैं, भी शांत भाव से अपने सामने की स्थिति को देख रहे थे। हंस उद्धरण चिन्ह ... हाँ युवा मास्टर निम, ये युद्ध का मैदान है। हंस उन शब्दों का वजन महसूस कर सकता था। साथ ही उसने साफ तौर पर केल की आंखों में देखा, जो पूरे युद्ध के मैदान को शांत भाव से देख रही थी। केल ने उदासीनता से तंबू, योद्धाओं, व्यापारियों और शिविर से आने जाने वाले अन्य लोगों को देखा। इससे उसे वह समय याद आ गया जब वह किमरोक्सु था और अलग अलग काम करता था। उसे अचानक थकान महसूस हुई और उसे आराम करने और किताब पढ़ने की इच्छा हुई। हालांकि उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। केल की नजर एक बार फिर हंस की ओर मुड़ी और उसने हंस से एक प्रश्न पूछा, क्या आप आराम करेंगे? मैं ठीक हूँ युवा मास्टर निम। डिप्टी बटलर। हंस ने देखा कि केल उससे हमेशा की तरह बात कर रहा था। तो फिर चलो काम करते हैं। इससे हंस को अच्छा महसूस हुआ। केल ने ये पुष्टि करने के बाद कि हंस शांत है, सभी को अपने सामने इकट्ठा किया। चूंकि गृहयुद्ध पहले ही समाप्त हो चुका था, इसलिए केल और चालक दल मैजिक टावर के सामने बेस पर पहुंचने में सक्षम थे जब उन्होंने अपनी पहचान दिखाई। बेस अब सिर्फ उन लोगों से भरा हुआ था जो लंबे युद्ध के बाद आराम कर रहे थे। और वे इतनी दूर तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि बिल्लोस ने गृहयुद्ध के दौरान कई बार योद्धाओं के साथ सामग्री का व्यापार किया था। वे फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के नाम से आए थे। हालांकि अब वे कुछ अलग करने जा रहे थे। हम आज टूनका नामक किसी व्यक्ति से मिलने आए हैं। सुनिश्चित करें कि आप उससे पहले किसी भी उकसावे का जवाब न दें। चोईहान, जो चुपचाप सुन रहा था, बोलना शुरू कर दिया। टूका नाम का ये व्यक्ति कौन है? पहले वाला बॉब वाला आदमी टूनका है। बॉब एक उपनाम है। केल ने चोईहान को सहजता से जवाब दिया और बिल्लोस की ओर देखने लगा। हालांकि जब वह मुड़ा तो उसे चोईहान की धीमी बुदबुदाहट सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह ... तो यह वही है? ये कुछ भी नहीं है क्या? चोईहान ने शांत भाव से जवाब दिया। इसलिए केल ने उसे जाने दिया और बिल्लोस से बात करना शुरू कर दिया। बिल्लोस, तुमने कहा था कि तुम सरदारों के साथ तंबू तक जा सकते हो। हाँ, हालांकि मेरे समेत केवल 6 लोग ही जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपने काफी पैसा कमाया है। ये तथ्य कि वह प्रमुखों से बातचीत करने में सक्षम था, ये दर्शाता है कि बिल्लोस ने गृहयुद्ध के माध्यम से बहुत पैसा कमाया था। बिल्लोस बस मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा। उसी क्षण अदृश्य राउंड ने केल के मन में बोलना शुरू कर दिया। मजेदार। अब क्या? केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा है कि कुछ मनोरंजक घटित होगा। अनुभूति। केल को ठंड लगने लगी और उसने राउंड की बातों को अनसुना करते हुए अपनी गर्दन को सहलाया। फिर उसने जल्दी से उन 4 लोगों का चयन किया जो उसके साथ जाएंगे। चोईहान, लॉक, हिल्समैन। केल ने रोजलिन से आंख मिलाई। उनके पहुंचने के बाद उसने घर के चारों ओर देखने के बाद कुछ नहीं कहा था। केल को आश्चर्य हुआ कि क्या वह अपने साथी जादूगरों की मौत से नाराज थी। हालांकि केल ने रोजलिन की आंखों में एक शाही राजकुमारी की नजर देखी। जादूगरों की मौत के कारण गुस्सा होने के बजाय वह विपर किंगडम के शाही परिवार की मूर्खता के बारे में सोच रही थी कि जब तक नागरिक इस तरह विद्रोह नहीं कर देते तब तक सब कुछ वैसा ही रहने दिया गया। मिस रोजलिन, आप आ रही होंगी, है ना? रोजलिन ने उत्तर देते समय अपने चमड़े के कवच पर बड़ा सा डंडा लगा लिया। हाँ, उसके साथ जाने वाले लोगों का चयन हो चुका था। केल ने बाकी लोगों को हंस पर छोड़ने का फैसला किया। हम कहीं शांत जगह पर जाएंगे और वहीं रहेंगे। मैं सबको सुरक्षित रखूंगा। केल ने देखा कि ऑन और हॉर्न डिप्टी बटलर हंस की बातों पर नाक सिकोड़ रहे थे। साथ ही वे अपनी आंखों से केल से पूछ रहे थे, हम जादुई टॉवर कब जाएंगे? केल ने घूरकर जवाब दिया, बस थोड़ा इंतजार करो, वे जल्द ही उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां बिल्ली के बच्चे खुलेआम घूम सकेंगे। चल दर जी श्रीमान। बिल्लोस ने फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के प्रतीक चिन्ह वाला एक बड़ा हार पहना और आगे चल दिया। केल उसके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वे बेस में दाखिल हुए, उन्हें लगा कि कई तीखी निगाहें उन पर पड़ रही हैं। बस आगे देखो। जैसा कि केल ने कहा था, सभी आगे की ओर देख रहे थे। गैर जादूगर गुट नागरिकों, शूरवीरों और जादू प्रतिरोधी व्यक्तियों से बना था। केल का समूह गुट के सदस्यों के बीच एक दर्दनाक अंगूठे की तरह खड़ा था, जो सभी खून से लथपथ थे। केल अपने सामने गैर जादूगर गुट के सदस्यों को भी देख सकता था। मुझे लगता है कि उन्हें अभी पर्याप्त नहीं मिला है। वे युद्ध चाहते थे। वह अपने आसपास की हवा में पागलपन और अराजकता को महसूस कर सकता था। केल को याद आया कि कैसे टूका ने विपर किंगडम के राजघरानों पर नियंत्रण कर लिया था और जंगल और साम्राज्य की रानी से लड़ने के लिए भागने से पहले उन्हें अपनी कठपुतली बना लिया था। उसने टूनका जैसे तानाशाह की कमान में सैनिकों को देखने के लिए समय निकाला। वे उन्हें उकसाने या उनसे लड़ने के लिए नहीं आए। वे बस टूनका से मंत्रमुग्ध थे, जिससे वे सहज रूप से डरते थे। हालांकि उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा। वे बस केल को घूरते रहे, जो एक रईस की तरह दिख रहा था। हम यहाँ हैं। बिल्लोस एक तंबू के सामने खड़ा था। यह आधार में बहुत गहरा नहीं था, जैसा कि केल ने उम्मीद की थी।
ये प्रवेश द्वार से बस थोड़ी ही दूर था। ईमानदारी से कहूं तो प्रमुख बिल्लोस। केल ने बिलोस की बात बीच में ही रोक दी क्योंकि वह जानता था कि बिलोस क्या कहने वाला है। गैर जादूगर गुड सोचता है कि उन्होंने अपनी तर्कसंगतता नष्ट कर दी है, लेकिन वास्तव में उसकी जगह एक अलग तरह की तर्कसंगतता फूट पड़ी थी। क्या केवल जादूगर ही बुद्धिमान होते हैं? क्या केवल वे ही शिक्षित होते हैं? नहीं, ऐसे कई लोग भी थे जो शिक्षित थे। वैज्ञानिक टूका के अधीन आ गए थे क्योंकि वे जादूगरों द्वारा दबाए जाने से थक चुके थे। वे जादू से टूका से भी अधिक नफरत करते हैं। आप उन्हें पागल मान सकते हैं। ये और भी डरावना है जब समझदार लोग पागल हो जाते हैं। उनसे संपर्क करें। जी श्रीमान। बिल्लो सरदारों के सबसे बड़े टेंट के पास पहुंचा। एक योद्धा उसका मार्गदर्शन करने और उस पर नजर रखने के लिए उसके पास आया। सरदारों का तंबू। यहाँ अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक योद्धा थे। ये दिलचस्प था कि टूका को कमजोर योद्धाओं को हटाने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वे इन सरदारों की रक्षा कर रहे थे। यही कारण है कि वह असली हीरो नहीं बन सका। केल ने गार्डों की तीखी निगाहों को नजरअंदाज किया और बिलोस के चीफ के साथ वापस आने का इंतजार किया। उसे बस उनसे टूनका से मिलने के लिए कहना था और वे शायद खुले दिल से उसका स्वागत करेंगे। तथापि मेरी गर्दन इतनी ठंडी क्यों लग रही है? केल ने इधर उधर देखा कि इस अजीब सी भावना का कारण क्या हो सकता है। बिलोस को उससे ज्यादा समय लग रहा था जितना उसने सोचा था। एक व्यक्ति के साथ वापस आने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। इंसान। राउंड की धीमी आवाज कैल के दिमाग में गूंज रही थी क्योंकि बिल्लोस जिस टेंट में घुसा था उसका प्रवेश द्वार हिलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बाहर भागने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल नहीं। अचानक चोई हान, जो कैले के पीछे खड़ा था, कठोर भाव के साथ कैले के सामने आ गया। चोई हान, मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। क्या टेंट का प्रवेश द्वार फट गया? मैं इसे सूंघ रहा हूँ। मैं एक मजबूत व्यक्ति की खुशबू सूंघ रहा हूँ। मुहाहाहा, यह एकदम सही है। मैं बहुत ऊब गया था। खून से लथपथ एक बड़ा आदमी सामने आया। उसके पीछे एक आदमी और एक औरत थी जो उससे थोड़े छोटे थे, लेकिन फिर भी काफी बड़े थे। सांस। केल ने आह भरी। वह पागल व्यक्ति जो खून से लथपथ था, मानो उसने जादूगर के खून से स्नान किया हो, स्वाभाविक रूप से टूनका था। हमेशा की तरह टूनका एक विशिष्ट स्थान को सटीक रूप से देख रहा था। यह आप है। वह चोई हान को देख रहा था जो कैल को उससे बचा रहा था। टूनका को चोई हान के पीछे कैल भी नहीं दिख रहा था। दूसरों की भी गंध बहुत तेज होती है, लेकिन तुम्हारी गंध सबसे तेज लगती है। ऐसी गंध सूंघते हुए मैं सो नहीं सकता। केल ने सोचा कि उसे आगे आना चाहिए, लेकिन चोई हान ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या वह टूनका है? ओह, तुमने उसे तुरंत पहचान लिया। केल ने बिना सोचे समझे चोई हान के प्रश्न का उत्तर दे दिया और टूनका ने उसी समय चोई हान की ओर इशारा कर दिया। मुझसे लड़ो। क्या तुम्हारे हाथ भी नहीं खुजला रहे हैं? केल ने आह भरी। टूनका वास्तव में कभी नहीं बदला। चोई हान स्वाभाविक रूप से मना कर देगा क्योंकि उसका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था जो बिना किसी कारण के लड़ता हो। वह निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं लड़ेगा जिससे वह अभी अभी मिला हो। केल ने चोई हान के पास से निकलने की कोशिश की जो उसके सामने था। तभी उसे चोई हान की आवाज सुनाई दी। जरूर। क्या? राउंड की आवाज केल के सिर में गूंज उठी। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। मैं महान और शक्तिशाली राउंड चतुर हूँ। राउंड की उत्साहित आवाज के विपरीत केल ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। दूसरी ओर टूनका ने यह देखकर अपने होंठ चाटे कि चोई हान उसे किस तरह घूर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ चोई हान था और उसे कोई और नजर नहीं आ रहा था। यहाँ चोई हान की गंध सबसे तेज थी। ये वही गंध थी जिसने उसे वेल लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो उबर क्षेत्र में उसे घूर रहे थे। के हाँ, मुझे उस तरह की नजर पसंद है। टूनका उत्साहित था। उसे लगा कि वह शारीरिक लड़ाई कर सकता है जो जादू जैसी बकवास पर निर्भर नहीं है। टूनका की आंखों में पागलपन देखकर चोई हान ने अपना हाथ तलवार की मूठ पर रख लिया। वह शांत था, लेकिन उसकी नजर टूनका को 2 टुकड़ों में काट डालने की थी। चीख। ब्लेड का एक हिस्सा म्यान से बाहर आ गया। यह उसी क्षण हुआ। निचोड़ना। चोई हान को अपने कंधे पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई और अचानक उसे ठंड लगने लगी। उसने पहले भी एक बार ऐसा महसूस किया था। यह वही दबाव था जिसने वेल के साथ होने पर सभी का ध्यान खींचा था। एक शांत लेकिन भावहीन आवाज चोई हान के कानों तक पहुंची। चोई हान। केल उसकी तरफ देख रहा था। केल उसे दोष नहीं दे रहा था या उसे कोई आदेश नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी नजर बहुत गहरी लग रही थी। उस नजर ने चोई हान को अवचेतन रूप से ब्लेड छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्लिक करें। ब्लेड को वापस म्यान में धकेल दिया गया। क्या आप अभी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इस समय केल के पूरे शरीर पर हावी आभा छाई हुई थी। वह चोई हान के पास से गुजरा और टूनका का सामना किया। खून की बदबू उसकी नाक में भर गई। टूनका। अब कैल को टूनका के ऊपर खड़ा होना था। यह थोड़ा और जटिल हो गया, लेकिन उसने तय किया कि वह इस अवसर का लाभ उठा सकता है। कैल ने अपने लाल बालों को पीछे धकेला और टूनका को घूरते हुए अभिवादन किया। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तुम हो। टूनका ने उसे तुरंत पहचाना नहीं। हालांकि जैसे ही उसने लाल बाल देखे उसे एक व्यक्ति की याद आ गई। हालांकि उसके सामने यह व्यक्ति पिछली बार की तुलना में बहुत अलग था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके सामने इस कमीने से एक अजीब सी भावना निकल रही थी। वह कमीना जिसने उसे समुद्र में धकेल दिया और उसे नीचे देखा, केल हेनिट्यूस। उसकी नजर 2 महीने पहले जैसी ही थी। जिस आदमी को उसने 2 महीने पहले देखा था उसने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम झगड़ना चाहते हो? केल ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि उसने टूनका के जवाब का इंतजार नहीं किया। चोई हान। उद्धरण चिन्ह ... जी श्रीमान। चोई हान केल की उदासीन आवाज सुनकर अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। अगर तुम चाहो तो उससे लड़ो। चोई हान केवल एक ही तरह से उत्तर दे सकता था, मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। चोई हान ने अपना हाथ फिर से अपनी तलवार की मूठ पर रख दिया। उसकी कसी हुई मुट्ठी ने उसे पहले से ज्यादा तीव्र इच्छा का एहसास कराया। फिर केल ने टूनका की ओर रुख किया जो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा था। फिर टूनका ने जोर से हंसा। मुहाहाहाहा। यह इतनी जोरदार थी कि इसकी गूंज बेस तक पहुंच गई। हालांकि टूनका अभी भी घबराया हुआ था। हालांकि उसके सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कमजोर था। इस क्षेत्र में एक आभा थी जो हावी थी। टूनका ने उस आभा को अनदेखा किया और भी जोर से चिल्लाया।
वह उत्साहित था, उसका शरीर गर्म हो रहा था। उसे खून देखने की जरूरत थी। चलो लड़ें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस समय राउंड टूनका का उपहास कर रहा था जब वह केल से बात कर रहा था। वह पिटाई के लिए पागल है। कितना बेवकूफ है। हमारा पक्ष बहुत मजबूत है। यह तो स्पष्ट था कि टूका को शायद बुरी तरह पीटा जाएगा। चोई हान लड़ाई में आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। केल ने और भी पागल दिखने वाले टूनका की ओर देखा जो पागलों की तरह हंस रहा था और चोई हान से बात करना शुरू कर दिया। रोकने की कोई जरूरत नहीं है। इससे चोई हान मुस्कुराने लगा। यह मुस्कान बिल्कुल भी शुद्ध और मासूम नहीं लग रही थी। उस मुस्कान से केल संतुष्ट हो गया और उसने टूनका को बुलाया। बॉब, 2 महीने पहले के अपने उपनाम की अचानक वापसी ने टूनका को हंसना बंद कर दिया। फिर केल ने टूनका के अधीनस्थों, साथ ही उन योद्धाओं पर नजर डाली जो धीरे धीरे प्रमुखों के तंबू के पास पहुंच रहे थे और वे लोग जो हिलने से भी डर रहे थे। उसने बाद में टूनका की ओर देखा और बोलना शुरू किया, इसे स्थापित। यदि वे वैसे भी लड़ने जा रहे थे तो उन्हें इसे सही तरीके से करना चाहिए था। टीजर।